आप लोग इंग्लिश मूवी देखें, कोई भी इंग्लिश मूवी है जो कहीं भी मतलब हिंदी बिल्कुल ना हो, इंग्लिश बोल रहा हो, इंग्लिश पैसिव वॉइस से संबंधित मैंने अपने कई सारे वीडियो लेक्चर आपको पहले ही दे रखे हैं और उम्मीद है उन वीडियो लेक्चर को आपने पढ़ा होगा और समझा होगा और समझने के साथ साथ आपने सोच भी लिया होगा कि पैसिव वॉइस ख़त्म हो गए हैं। लेकिन पैसिव वॉइस में टेंस के नियम के अतिरिक्त बहुत सारे नियम ऐसे होते हैं जिनकी पैसिव वॉइस बनाई जाती है। तो मैं आज आपको उनमें से कुछ नियम को कवर करने की कोशिश करूंगा। यदि आप मेरे वीडियो लेक्चर को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखेंगे तो आपको ऐसे ऐसे नियम जानने को मिलेंगे जो शायद आपने अभी तक पढ़े ना हो। और वीडियो के लास्ट में मैं आपको कुछ ऐसी टिप्स दूंगा, इंग्लिश समझना आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा, बहुत ही इजी हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एक्सीलेंस क्लासेस। और चलिए चलते अपनी क्लास की तरफ और देखते हैं पैसिव वॉइस में कुछ स्पेशल रूल्स होते क्या क्या हैं। तो स्टूडेंट्स, पहले रूल के अनुसार हमारे पास होता है कि यदि एक्टिव वॉइस का सेंटेंस स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से हो कि सब्जेक्ट प्लस मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट अगर दिया गया है, तो हम लोगों को जो पैसिव बनाते हैं, तो पैसिव बनाने के लिए हम लोगों को पैसिव सब्जेक्ट यानी कि जो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट था वो पैसिव का सब्जेक्ट बना दिया जाता है। तो पैसिव सब्जेक्ट प्लस मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब जो उस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमें लगानी रहे, वो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब प्लस बी का यूज करेंगे और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे और फिर हम लोग लगाएंगे बाई, जो पैसिव ऑब्जेक्ट के पहले सभी में बताया है मैंने कि पैसिव ऑब्जेक्ट के पहले हम लोग बाई का यूज करेंगे और बाई के बाद हम लोग पैसिव ऑब्जेक्ट लगाएंगे। क्लियर? तो ये रूल आप लोग लिख लीजिए। उसके बाद इस रूल से संबंधित कुछ एग्जांपल्स मैं आपको लिखाऊंगा जिससे ये रूल आपको एकदम से क्लियर हो जाएगा। तो एग्जांपल देखने से पहले हम लोग देख लेते हैं मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब क्या है। यानी ऑक्सिलरी वर्ब जो मैंने बताया हेल्पिंग वर्ब के रूप में इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड, ये सारी चीज तो आप जानते ही होंगे। लेकिन कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो उनको मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब नहीं समझ में आती कि मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब होती क्या है। मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब उन्होंने देखी तो होगी सेंटेंस में, लेकिन उसका नाम नहीं जानते होंगे कि यही मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है। तो उनके लिए मैं मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब को लिख देता हूं और उसके बाद हम लोग इससे संबंधित एग्जांपल लिखते हैं। तो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब में पहली वर्ब आती है विल, शैल, कैन, यानी ये है हमारी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। विल, शैल, कैन। तो स्टूडेंट्स, ये हमारी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है कि विल, शैल, कैन, कुड, मे, माइट, शुड, वुड, मस्ट, ऑट टू या इससे संबंधित और भी कुछ। तो उम्मीद है कि जिनको मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब नहीं पता होगी और उन्होंने इन वर्ब्स को यूज सभी ने लगभग देखा होगा। मैं नहीं कहता कि जितने भी स्टूडेंट्स इंग्लिश पढ़ रहे हैं सभी ने इन वर्ब्स का यूज देखा होगा, लेकिन शायद कुछ लोग ऐसे होंगे जो इनका नाम न जानते हो कि इनको मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब कहा जाता है। तो आज उनको भी पता हो गया होगा कि इनको मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब कहा जाता है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं एग्जांपल की तरफ कि पहला एग्जांपल लेते हैं आई मस्ट हेल्प द पुअर। पहला एग्जांपल लेते हैं आई मस्ट हेल्प द पुअर। अब इसका स्ट्रक्चर मैंने क्या लिखा था कि पैसिव ऑब्जेक्ट, यानी पैसिव ऑब्जेक्ट इसको पहले हम लिख लेंगे द पुअर और इसी वर्ब को हम लिखेंगे मस्ट, इसके बाद बी, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म हेल्प बाई और आई का बन जाएगा मी। क्लियर? तो ये हमारा पहला एग्जांपल हुआ कि आई मस्ट हेल्प द पुअर मस्ट बी हेल्प बाई मी। अब यहां आता है ही कैन स्पीक इंग्लिश। तो इसका जो बनेगा पैसिव, यानी कि जो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब हमें दी जा रही है वो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब अधिकतर सेंटेंस में हम लोगों को चेंज नहीं करनी रहती, जो दी जाती है उसी के बाद हम लोगों को बी लगा दिया जाता है। तो यहां भी वही चीज होगी कि इंग्लिश कैन बी, फिर स्पीक की थर्ड फॉर्म स्पोकन बाय हिम। क्लियर? तो ये कुछ मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के जो दो एक एग्जांपल थे और मैंने लिखा दिए हैं। तो उम्मीद है कि इन एग्जांपल के साथ है जो मैंने पिछली स्लाइड में जो रूल दिया था उस रूल को आपको समझ में आ गया होगा। इसमें ये ध्यान रखना है आपको कि जो पैसिव
सब्जेक्ट होता है यानी कि जो एक्टिव का ऑब्जेक्ट होता है उसको पहले रखना है, उसके बाद मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब जो दी जाती है उस मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब को लिख देना है, फिर हम लोगों को बी लगा देना है और बी लगाने के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करना है और उसके बाद जो एक्टिव का सब्जेक्ट होता है उसे बाय लगा के पैसिव का ऑब्जेक्ट बना दिया जाता है। क्लियर? चलिए इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग अगले रूल की तरफ पढ़ते हैं। अगले रूल के अंतर्गत हम लोग ये जानते हैं कि अगर पैसिव वॉइस का सेंटेंस जो हमारा होगा वो कौन से स्ट्रक्चर पर आधारित हो। स्ट्रक्चर हमारे पास होता है कि सब्जेक्ट प्लस मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब हो। उसके बाद हमारे पास क्या मिल जाए, हमको हैव मिल गए और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म मिल जाए। ऐसे भी सेंटेंस मिल सकता है कि हैव मिल रहा है, वर्ब की थर्ड फॉर्म मिल रही है, उसके बाद हमको ऑब्जेक्ट मिल रहा है। तो इसको जब हम पैसिव में बनाएंगे तो इसको पैसिव में किस प्रकार से बनाएंगे, पैसिव का जब बनेगा तो हमारा ये पहले की पैसिव सब्जेक्ट हो जाएगा, पैसिव सब्जेक्ट हो जाएगा। इसके बाद हम लोगों को मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब लिख देनी रहेगी और उसके बाद मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब लिखनी रहेगी। फिर उसके बाद हम लोगों को हैज या हैव का प्रयोग करके बीन लगा देना रहेगा। क्लियर? हैज या हैव का प्रयोग करके बीन लगा देना रहेगा और फिर वर्ब हमें थर्ड फॉर्म में दिखाई दे जाएगी। यहाँ पे वर्ब थर्ड फॉर्म में प्लस बाई और प्लस पैसिव ऑब्जेक्ट। पैसिव ऑब्जेक्ट मतलब ये वाला सब्जेक्ट वहां पैसिव ऑब्जेक्ट बन जाता है। तो ये जो हमारा सेंटेंस स्ट्रक्चर है एक्टिव वॉइस में कुछ इस प्रकार से हमें नजर आएगा और जब सेंटेंस स्ट्रक्चर इस एक्टिव वॉइस में कुछ इस प्रकार से नजर आए तो उसका जब पैसिव बनाया जाएगा तो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के साथ हम लोगों को हैज बीन या हैव बीन का प्रयोग करना रहेगा। क्लियर? और वर्ब की थर्ड फॉर्म, जैसा कि मैंने अपने पहले वीडियो लेक्चर में एक्टिव पैसिव पे बता दिया था कि वर्ब की थर्ड फॉर्म पैसिव वॉइस का एक अभिन्न अंग है। यदि आपने पैसिव वॉइस में वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज नहीं किया तो वो सेंटेंस हमारा गलत हो जाएगा। तो इस स्ट्रक्चर को नोट कर लीजिए, फिर इससे संबंधित एग्जाम्पल लेते हैं और एग्जाम्पल लेके हम लोग इसको और समझते हैं। पहला एग्जाम्पल हमने लिया, वी मस्ट हैव रिस्पेक्टेड आवर एल्डर्स। अब यहाँ पे हम लोगों को आवर एल्डर पहले लेके आना है पैसिव बनाते समय, आवर एल्डर्स और फिर मस्ट यानी कि जो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब दी गई वो हमें वैसे ही रखनी है और उसके बाद लगा देनी है हैव बीन। अब यहाँ पर हम लोगों को हैव बीन का प्रयोग इसलिए दिखाई दे रहा है क्योंकि ये जो सब्जेक्ट हमारा दिया गया है ये सब्जेक्ट हमारा प्लूरल नंबर में है, इसलिए यहाँ पे हम लोगों को हैव बीन का प्रयोग दिखाई दे रहा है। अगर ये हमारा सिंगुलर नंबर में होता तो ये हैज का प्रयोग होता। तो यहाँ पे हमने लिखा आवर एल्डर्स मस्ट हैव बीन। अब ये वर्ब की थर्ड फॉर्म, रेस्पेक्टेड तो ऑलरेडी वर्ब की थर्ड फॉर्म में लिखी हुई थी, और उसके बाद हम लोग को क्या लगाना है, बाय अस। क्लियर? अब यहाँ पे एग्जाम्पल हमने लिया कि यू कुड हैव रिटन द लेटर। इसका जब पैसिव हम बनाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा द लेटर कुड हैव बीन रिटन और फिर बाय यू। क्लियर? फिर अगले एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। तो अगला एग्जाम्पल हमने क्या लिया, वी विल हैव सॉल्व द सम्स। अब इसमें हो जाएगा द सम्स विल हैव बीन सॉल्व्ड बाय अस। क्लियर? तो उम्मीद है ये जो एग्जाम्पल मैंने आपको दिए हैं इन एग्जाम्पल की सहायता से आप लोगों के लिए जो पिछली स्लाइड में लिखाया गया जो रूल था वो रूल आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए इन एग्जाम्पल्स को नोट कर लीजिए और फिर हम लोग आगे बढ़ के देखते हैं कि हम लोग के पास और कौन सा रूल है।
आगे बढ़ने से पहले मैं स्टूडेंट से 10-15 सेकंड की बात करना चाहूँगा कि सारे स्टूडेंट्स जो मेरे वीडियो लेक्चर को देख रहे हैं लेकिन अभी तक उन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि जैसा कि सभी जानते हैं जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है कि मैं ऐसे ही यूनिक और हेल्पफुल वीडियो लेक्चर आपको हमेशा देता रहा हूं और आगे भविष्य में देता रहूंगा। तो यदि आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे तो वीडियो लेक्चर आपको मिलता रहेगा। अब चलिए चलते हैं अपने अगले रूल की तरफ कि अगला रूल हमारे पास क्या है। तो अगले रूल के अनुसार अगर हमें कुछ सेंटेंस स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से मिलता है कि सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव या हैड, इतनी सारी हेल्पिंग वर्ब अगर में कोई भी एक मिल जाती है तो अब उसके बाद हमें क्या मिलना चाहिए? उसके बाद हमको मिलता है वर्ब की कौन सी फॉर्म? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अर्थात टू लगा के हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिल जाए। टू लगा के वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को एक नाम और जानते हैं, टू लगा के वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को हम लोग वर्ब इन्फिनेटिव के नाम से जानते हैं, लेकिन यहाँ पे वर्ब इन्फिनेटिव लिख देते तो शायद कुछ स्टूडेंट को समझ में ना आता, इसलिए हमने टू लगा के वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिख दी है। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी प्लूरल फॉर्म, और उसके बाद हम लोगों को मिल जाए ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट ये ऐसा स्ट्रक्चर अगर मिल जाता है, तो ऐसा स्ट्रक्चर जब मिल जाता है तो इसकी पैसिव जो हमें बनानी रहती है वो कुछ इस प्रकार से बनानी रहती है कि पैसिव सब्जेक्ट प्लस, अभी जो हेल्पिंग वर्ब है इसको ऐसे ही लिख लेते हैं, इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव या हैड। ये जो वर्ब दी जाएगी इसको ऐसे ही रहने देंगे, कुछ करेंगे नहीं इसमें, जो दी जाएगी उसी के साथ। उसी के बाद हम लोग लगा देंगे यहाँ पे टू बी। क्लियर? टू बी यानी इस टू को और इसके बाद बी को, टू बी हम यूज कर लेंगे, और टू बी यूज करने के बाद हम लोग आ जाएंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म पे। वर्ब की थर्ड फॉर्म पे आ जाएंगे और इसके बाद हम लोग लिख देंगे पैसिव का ऑब्जेक्ट। पैसिव का ऑब्जेक्ट मतलब एक्टिव का सब्जेक्ट, पैसिव का ऑब्जेक्ट। क्लियर? तो अगर हम लोगों को सेंटेंस स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से मिल रहा है कि इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, जो कुछ भी लिखा हो, चाहे जो वर्ब लिखे, क्योंकि नॉर्मली टेंस के नियम में आप जानते हैं कि इज, एम, आर, वाज, वर के साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म मिलती है, हैज, हैव, हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म मिलती है। लेकिन अगर इन सब के साथ इनकी नॉर्मल वर्ब की फॉर्म ना मिलके हमको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ टू लगा हुआ मिल जाए, यानी वर्ब की इन्फिनेटिव फॉर्म मिल जाए, तो उसको जब हम पैसिव बनाएंगे तो पैसिव में इन वर्ब का कोई भी कुछ भी नहीं चेंज करेंगे। वर्ब जैसी उसमें अगर इज दी गई तो इज लगाएंगे, आर, एम दिया गया तो एम लगाएंगे, आर दिया गया तो आर लगाएंगे, जो इसमें वर्ब की फॉर्म दी रहेगी वही ऑक्सिलरी वर्ब यहाँ पे उठा के लिख देंगे। इसके बाद हम लोग टू बी का यूज कर देंगे और टू बी के बाद हम लोग वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देंगे और उसके बाद हम लोग पैसिव का ऑब्जेक्ट लगा देंगे, नहीं यहाँ का जो सब्जेक्ट रहेगा उसको यहाँ पैसिव का ऑब्जेक्ट बना देंगे। तो चलिए इस स्ट्रक्चर को नोट कर लीजिए, फिर इससे संबंधित कोई एग्जाम्पल लेके इस स्ट्रक्चर को और ढंग से समझते हैं। तो स्टूडेंट्स आगे बढ़ने से पहले कुछ बताना चाहेंगे कि यदि वीडियो लेक्चर आपने पूरा देख लिया है तो आपको मैं लास्ट में ऐसी ट्रिक बताऊंगा जिससे इंग्लिश आप बोलने का प्रयास करना शुरू कर देंगे और समय के साथ साथ आप इंग्लिश बोलना आपको आ जाएगा। और ये भी ध्यान रखिए कि हर वीडियो लेक्चर के लास्ट में मैं आपको कुछ ऐसी ट्रिक्स हर वीडियो लेक्चर में देता रहूँगा जिससे आपके लिए इंग्लिश जो है और आसान होती चली जाएगी। तो चलिए चलते एग्जाम्पल की तरफ और देखते हैं कि उस स्ट्रक्चर से संबंधित एग्जाम्पल हमारे पास क्या क्या है। तो पहला एग्जाम्पल हमने क्या लिया, ही इज टू रीड द उपनिषद। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, द उपनिषद इज टू बी, क्योंकि जो बताया था हेल्पिंग वर्ब के बाद टू बी का प्रयोग, तो टू बी का यूज कर लिया। और रेड बाय हिम। क्लियर? द उपनिषद इज टू बी रेड बाय हिम। क्लियर? अब चलते हैं हम अगले एग्जाम्पल की तरफ। अब यहां देखिए अगले एग्जाम्पल में माई ब्रदर वाज टू बाई ए कार। अब यहां पे क्या होगा, पहले हम लोग लिखेंगे अ कार वाज टू बी। अब बाई की थर्ड फॉर्म
बॉट बाय माय ब्रदर। यहां पे आप लोगों ने चीज देखी होगी जो मैंने आपको पहले ही बता रखी है कि इज के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वाज के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। देखिए नॉर्मली टेंस में ये होता है कि इज और वाज के साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है, लेकिन यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है, इसीलिए इसकी पैसे कुछ दूसरे प्रकार से बनाई जाती है। अगर आप लोग इसे, तो चलिए चलते हैं अपने अगले एग्जाम्पल की तरफ और अगला एग्जाम्पल देखते हैं हमारे पास क्या है। अगला एग्जाम्पल लेते हैं हैड टू प्ले बैडमिंटन। अब यहां पे इसको जो हम पैसिव बनाएंगे तो हो जाएगा हमारे पास बैडमिंटन हैड टू बी प्लेड बाय देम, क्लियर। तो उम्मीद है इन एग्जाम्पल्स की सहायता से आपको पिछली स्लाइड में लिखाए गए जो रूल हैं आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो चलिए इन्हें आप नोट कर लीजिए, फिर हम लोग अपने अगले रूल की तरफ बढ़ते हैं। तो अगले रूल के अनुसार हम देखते हैं कि यदि एक्टिव वॉइस का सेंटेंस हमारा इस स्ट्रक्चर में है, यानी देयर प्लस वर्ब प्लस नाउन, यानी कि जो सब्जेक्ट हो उसके बाद इंफिनिटिव फॉर्म ऑफ वर्ब यानी टू लगा के वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में, इस प्रकार के अगर स्ट्रक्चर में मिल रहा है तो इसकी पैसे जो हम बनाएंगे वो पैसे हम लोग कुछ इस प्रकार से बनाएंगे। देयर लगा देंगे हम लोग, देयर प्लस देयर लगाएंगे प्लस वर्ब लगा देंगे और इसके बाद हम लोग वो नाउन जो दिया रहेगा वो नाउन लगा देंगे। इसके बाद टू बी लगा देंगे, इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देंगे। क्लियर। ये कुछ ऐसा स्ट्रक्चर हम बनाएंगे तो ये सेंटेंस हमारा पैसिव बन जाएगा। इस एग्जांपल को लेके समझते हैं। ये पहला एग्जांपल हमने लिया कि देयर इज नो मनी टू बाय। अब यहां पे हम लोग क्या लगाएंगे, देयर लगा देंगे सबसे पहले पैसिव बनाते समय, देयर। अब फिर हम लोग क्या लगाएंगे, अब हमने वर्ब का यूज किया तो वर्ब यही है हमारे पास इज, फिर नाउन लगाया, नाउन जो हमारे पास नो मनी था वो नो मनी ही लगा दिया, नो मनी। और फिर टू बी लगाएंगे और टू बी के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो टू बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाया बॉट। देयर इज नो मनी टू बी बॉट। अब अगला एग्जांपल ले लेते हैं इसके साथ हम लोग। अगला एग्जांपल है देयर इज नथिंग टू गेन। अब देयर इज नथिंग टू गेन का हमने क्या प्रयोग करना है, फिर यहां लगा देंगे देयर इज। अब फिर वही नाउन जो वहां पे यूज था तो नथिंग यूज है, नथिंग लगा देंगे हम लोग, नथिंग। फिर टू बी गेन्ड यानी गेन की थर्ड फॉर्म लगाया। क्लियर। उम्मीद है इन जो एग्जाम्पल मैंने आपको दिए हैं इस एग्जाम्पल की सहायता से ये रूल आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में नहीं आता तो आइए कमेंट बॉक्स में और क्वेरी कीजिए, मैं आपको वहां पे समझाऊंगा। इसे आप नोट कर लीजिए, फिर इसके आगे बढ़ते हम और रूल देखते हैं। तो अगले रूल के अंतर्गत देखते हैं कि ऐसे एक्टिव वॉइस का सेंटेंस जिसका स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से हो कि इट प्लस वर्ब, इट प्लस वर्ब प्लस नाउन। नाउन किस रूप में हमारे पास आता है, नाउन हमेशा सब्जेक्ट के रूप में आता है, तो नाउन हो वहां पे, और नाउन के बाद हम लोगों को मिल जाए इंफिनिटिव फॉर्म ऑफ वर्ब, इंफिनिटिव फॉर्म ऑफ वर्ब, और इसके बाद हमको मिल जाए ऑब्जेक्ट, यानी कि इसके बाद यदि ऑब्जेक्ट मिल जाता है तो ये स्ट्रक्चर अगर हमें मिल रहा है सेंटेंस का, तो इसको जो हम पैसिव बनाएंगे तो पैसिव कुछ इस प्रकार से बनेगी कि इट लगाएंगे हम लोग, जो होगी पैसिव बनाने का स्ट्रक्चर। पहले हम लोग इट का यूज कर देंगे, फिर उसके बाद हम लोग वर्ब का यूज कर देंगे। वर्ब जैसा कि जो उसमें दी हो उसी वर्ब को हम यूज करेंगे। फिर उसके बाद हम लोग नाउन लगा देंगे, जो नाउन हमें मिला हुआ है सेंटेंस में वो नाउन लगा देंगे। फिर इसके बाद हम लोग लगा देंगे फॉर। क्लियर। इसके बाद हम लोग लगाएंगे फॉर। फॉर के बाद ऑब्जेक्ट जो दिया रहेगा वो ऑब्जेक्ट वो हम लगा देंगे, पैसिव ऑब्जेक्ट। फिर इसके बाद हम लोग यूज करेंगे
टू बी का, और टू बी के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देंगे। टू बी के बाद हम लोग वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज कर देंगे और ये सेंटेंस हमारा पैसिव बन जाएगा। एग्जाम्पल क्या होते हैं इसके देख लीजिए, जिससे और अच्छी तरह से ये स्ट्रक्चर क्लियर हो जाए आपको। एग्जाम्पल लिया हमने, इट इज टाइम टू प्रिपेयर फॉर द एग्जामिनेशन। क्लियर। अब इसका जब पैसिव बनेगा हमारे पास तो ये जाएगा हमारे पास इट इज, क्योंकि इज है तो पैसिव बनाने के लिए इट इज जो हमारे पास था। इसके बाद नाउन आ जाएगा। नाउन इसमें क्या है हमारे पास, नाउन हमारे पास है टाइम, यही टाइम हमारा नाउन है, तो इट इज टाइम। और इसके बाद क्या आता है, फॉर, फॉर का यूज कर लेंगे हम लोग। तो टाइम के बाद हमने फॉर लगा लिया और फॉर के बाद हमने लगाया ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या था, प्रिपेयरिंग किसके लिए की जा रही है, एग्जामिनेशन के लिए, तो फॉर द एग्जामिनेशन, फॉर द एग्जामिनेशन। और फिर टू बी का यूज करेंगे हम, तो टू बी। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी प्रिपेयर की थर्ड फॉर्म, क्योंकि यहां पे देखिए क्या था कि नाउन के बाद इंफिनिटिव मिल रहा था, तो इंफिनिटिव देखिए टू प्रिपेयर मिल रहा था, तो प्रिपेयर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म थी, इसका हम प्रिपेयर्ड थर्ड फॉर्म लगा देंगे और ये सेंटेंस हमारा ऐसे बन जाएगा कि इट इज टाइम फॉर द एग्जामिनेशन टू बी प्रिपेयर्ड। क्लियर। अब और एक एग्जांपल लेते हैं। अब ये देखिए अगला एग्जांपल मिल लिया, इट इज टाइम टू लर्न कंप्यूटर। तो हमने पैसिव इसकी क्या बनाएंगे, इट इज टाइम, क्योंकि टाइम ही नाउन है। और उसके बाद हम लोग लिखेंगे फॉर, और फॉर के बाद ऑब्जेक्ट यानी सीखने किस चीज को, कंप्यूटर, कंप्यूटर को लिख देंगे हम लोग। और उसके बाद टू बी का यूज कर देंगे और इसके बाद लर्न की थर्ड फॉर्म लिख देंगे, लर्न। तो इट इज टाइम फॉर कंप्यूटर टू बी लर्न। क्लियर। उम्मीद है इन एग्जाम्पल की सहायता से ये स्ट्रक्चर आपको समझ में आ गया होगा। ये हमारा एक्टिव का स्ट्रक्चर है और ये हमारा पैसिव का स्ट्रक्चर है। इसके बाद ये दो एग्जाम्पल हमारे सामने हैं, तो आप लोग इस स्ट्रक्चर को, एग्जाम्पल्स को नोट कीजिए, फिर आगे बढ़े हम लोग। तो स्टूडेंट्स अगले नियम के अनुसार यदि एक्टिव का सेंटेंस जो हमें इस स्ट्रक्चर में मिल जाए कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस नाउन या प्रोनाउन, फिर इन्फिनेटिव फॉर्म ऑफ वर्ब, अर्थात वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ टू लगा के मिल जाए और इसके बाद हमें ऑब्जेक्ट मिल जाए, तो इसकी पैसिव जो हम बनाएंगे तो कुछ इस प्रकार से बनाएंगे। तो स्टूडेंट्स ऐसे स्ट्रक्चर का जो कोई स्पेशल पैसिव रूल नहीं होता है और ये स्ट्रक्चर बहुत कम ही देखने को मिलते हैं, तो ऐसे स्ट्रक्चर्स के केवल एग्जाम्पल मैं आपके लिए लिखे दे रहा हूं कि जिससे आप लोग इस स्ट्रक्चर को कुछ समझ जाएं कि ऐसे स्ट्रक्चर जब कभी कहीं भी अगर आप सामने आ जाए तो आसानी से आप उन्हें सॉल्व कर ले जाएं। तो ऐसे स्ट्रक्चर को आप लोग पहले इसके एग्जाम्पल से ही देखते हैं। तो स्टूडेंट्स ये एक दो एग्जाम्पल मैंने लिख दिए हैं, तो ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट रूल नहीं होता, इसलिए एक दो एग्जाम्पल लिख के से हमने छोड़ दिया है। आप इस स्ट्रक्चर को और इस एग्जाम्पल को नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ें। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे थोड़ा सा पॉज लेते हैं हम लेक्चर पे, और पॉज लेने का कारण ये है कि जो ये स्पेशल रूल मैं लिखा रहा हूँ ये बहुत सारे रूल है, ये ढेर मतलब कई सारे रूल है जिसको एक ही वीडियो लेक्चर में कवर करना बहुत ही मुश्किल है। इसके लिए कम से कम 3 से 4 वीडियो लेक्चर लग जाएंगे। तो आज मैं जो आज जितना रूल मैंने कवर किया है ये आप लोग तैयार कीजिए, और इस वीडियो और इन सारे रूलों को कई सारे वीडियो लेक्चर में कवर करने का मेरा एक और उद्देश्य भी है कि आप थोड़ा थोड़ा जानें, उनकी प्रैक्टिस करें, उनको सीखें, उनको समझें, और फिर मेरे अगले वीडियो लेक्चर का वेट करें कि अगला वीडियो लेक्चर आएगा तो क्या नया रूल लेकर आएगा। और यकीन मानिए कि ऐसे ऐसे रूल मैं आपको पैसिव वॉइस में देने वाला हूँ कि शायद आपने कहीं पढ़े नहीं होंगे। अब आ गए हैं हम उस मोड़ पे कि जहाँ पे मैंने आपको बताया था कि कैसी ट्रिक देने वाला हूँ जिससे इंग्लिश आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगी और बहुत ही इजी हो जाएगी। तो आप लोग उस ट्रिक को कॉपी पेन रख के नोट कर ले सकते हैं या फिर अपने माइंड में सेट कर सकते हैं कि इंग्लिश स्पीक बोलने के लिए, यानी कि स्पोकन इंग्लिश जो हम लोग करते हैं, बोलते हैं, जैसे किसी को बोलते हुए सुना इंग्लिश तो ज़्यादा इंप्रेस हो जाते हैं कि भाई वो तो इंग्लिश बोल रहा है, वो इंग्लिश बहुत अच्छी से बोल रहा है। और हम लोग जब प्रयास करते हैं इंग्लिश बोलने का तो थोड़ा सा हम लोगों को अटकते हैं।
अटकते क्यों हैं? क्योंकि इंग्लिश जो बोलने वाला होता है, जो इंग्लिश फ्लुएंटली अच्छे से बोलता है, वो सारे जो शब्द होते हैं, सारे जो उसके विचार होते हैं, वो सारे विचार को एक अलग माइंडसेट से सोचता है। वो सारे विचारों को इंग्लिश में सोचता है। मतलब हम लोग कुछ बात सोचते हैं तो वर्ड्स जो हमारे दिमाग में सोचने वाले आते हैं वो हिंदी में आते हैं। तो अगर हम उन शब्दों को इंग्लिश में बोलने का प्रयास भी करें तो आप उन हिंदी वर्ड्स को इंग्लिश में पहले कन्वर्ट करते हैं और फिर उसके बाद आप उसे इंग्लिश में बोलते हैं। तो जो कन्वर्जन टाइम होता है वो हमारा जो इंग्लिश बोलने के लिए जो गैप सिस्टम होता है उसमें चला जाता है। तो आप लोग एक चीज़ को ध्यान रखिए कि आप लोग पहले जो अपनी सोच है, उस सोच में जो आने वाले शब्द हैं उन शब्दों को इंग्लिश में ही सोचिए। और ऐसा सोचने के लिए आप लोगों को अपनी वर्ड पावर मजबूत करनी होगी, क्योंकि शब्द जो कुछ जैसे कुछ हिंदी ऐसे वर्ड आ गए कि आप उसकी इंग्लिश जानते ही नहीं, तो उन शब्दों को इंग्लिश में सोचेंगे कैसे? और जब सोचेंगे नहीं तो जब इंग्लिश सोच ही नहीं पाएंगे तो इंग्लिश बोलेंगे कैसे? इसके लिए आप लोगों को एक छोटी सी ट्रिक बताना चाहता हूँ। ट्रिक मेरे पास कई सारी हैं जिसको मैं अपने अलग अलग वीडियो लेक्चर में एक एक ट्रिक करके बताता रहूँगा। तो आज के वीडियो लेक्चर में एक ट्रिक मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप लोग इंग्लिश मूवी देखें। कोई भी इंग्लिश मूवी है जो कहीं भी मतलब हिंदी बिल्कुल ना हो, इंग्लिश बोल रहा हो, इंग्लिश मूवी देखें और ये देखें कि उस इंग्लिश मूवी में जो शब्द निकाल रहा है, जो सामने स्क्रीन पर आ रहा है, वो शब्द जो निकाल रहा है वो शब्द किस एक्शन के लिए, किस बात पे निकाल रहा है, और आप उनको नोट करते रहें या समझते रहें। और साथ ही साथ आप प्रयास कीजिए कि उन शब्दों को आप एक कॉपी पे नोट कर लीजिए कि ऐसे शब्द हमें इंग्लिश में इस जगह पे बोलने हैं, और प्रयास कीजिए आपको इंग्लिश में बोलने का प्रयास कीजिए। तो सबसे पहले आप लोग पहला काम शुरू कीजिए कि जब भी समय मिले 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, थोड़ा सा भी समय, ज़्यादा नहीं कि पूरा दिन उसमें बिता दीजिए, 15-20 मिनट, आधा घंटा, जो कुछ भी समय आपसे निकलता है वो इंग्लिश मूवी को देखने में बिताइए, इंग्लिश की सॉन्ग्स को सुनने में बिताइए। इससे ये होगा कि आपकी जो इंग्लिश की लिसनिंग पावर है वो बहुत अच्छी हो जाएगी। तो इंग्लिश की जो लिसनिंग पावर हो, तो जब कान में बार बार वही शब्द जाते रहेंगे इंग्लिश के शब्द, तो वो शब्द बार बार रिमाइंड होते रहेंगे दिमाग में। तो कभी भी आप अगर उन शब्दों को सोचना चाहेंगे, कुछ उससे संबंधित कोई बात सोचेंगे, तो अधिकतर शब्द आपको इंग्लिश में ही मिलेंगे, आपके दिमाग में ही इंग्लिश स्टोर हो जाएगी। तो आप लोग इस ट्रिक को आजमाइए और तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। टिल देन स्टे ट्यून विद आवर चैनल, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, टेक केयर, थैंक यू एंड बाय।